हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नवमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको देवनागरी पढ़ाया था। आज आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि जिसने भी अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक हमारा व्याकरण। तो बच्चों, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी किसी भी चीज़, मनुष्य किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ की आवश्यकता जब तक नहीं होती तो हम उस काम को नहीं करते हैं। तो ये व्याकरण भी क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, हमारी भाषा के लिए आवश्यक है। इसीलिए व्याकरण की हमें आवश्यकता पड़ी और उसको हमने प्रयोग शुरू किया। क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और समझने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखती हूँ। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि राम पुस्तक पढ़ती है। तो इस वाक्य में देखिए कि ये वाक्य हमको पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो करता है वो तो पुरुष है, लेकिन क्रिया जो है वो पुरुषवाचक नहीं है। तो इस तरह ये हम समझ नहीं पा रहे कि वो लड़का है कि लड़की है। तो ये इस तरह हम भाषा को शुद्ध रूप से समझ नहीं पा रहे। अब अगर हम इसको लिख दें कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो अब ये वाक्य हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि राम कोई पुरुष है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए व्याकरण जो है भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए, बोलने समझने के लिए आवश्यक होता है। और भाषा व्याकरण का घनिष्ठ संबंध होता है। पहले भाषा आती है, आप जानते ही हैं भाषा क्या है, एक बहते नीर की तरह है, जो कि आने वाले सब जो उसके सामने शब्द आते रहते हैं उनको ग्रहण करती रहती है। व्याकरण का क्या काम होता है, उन शब्दों का क्या करता है, वो परिष्करण करता है, उनको शुद्ध करता है, फिर भाषा में सम्मिलित करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध और परिष्कृत कर हमारे सामने एक संवरावर रूप लेकर आती है। व्याकरण क्या करता है, भाषा को शुद्ध परिष्कृत कर एक संवरावर रूप लेकर हमारे सामने आती है। इसलिए व्याकरण क्या है, भाषा के लिए अति आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं परिभाषा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु को क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से कि पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पे से क्वेश्चन आते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, आप बोलेंगे 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इसमें से ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इसमें से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है, तो इसमें होगी आपके वर्ण। सबसे छोटे क्या होगी, वर्ण। ठीक है, और उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य। तो और सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाएगा तो होगा आपका वाक्य। सबसे छोटी इकाई भाषा की पूछी जाएगी तो वर्ण। ठीक है, और अगर
अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। क्या होगी? शब्द। क्योंकि वर्ण, जैसे ये हमने यहाँ लिख दिया, ये वर्ण है, ठीक है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब अगर हम इसमें स्वर जोड़ देंगे और एक और वर्ण जोड़ देंगे, ला हमने जोड़ दिया, दो अक्षर इसमें जोड़ दिए तो कल बन गया। तो अब ये क्या बन गया? शब्द, यानी इसका कुछ अर्थ है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? हम शब्द बोलेंगे, यानी अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होगी आपकी शब्द, और दूसरी तो वाक्य है ही। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर क्या होगी? सबसे छोटी इकाई आपकी शब्द हो गई और बड़ी वाक्य। और वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? वर्ण है। अब आप वर्ण को समझिए अच्छे से। अब हम वर्ण पे फोकस करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? वर्ण है, और बड़ी इकाई आपकी वाक्य है। अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो शब्द, और अगर ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो आप बोलेंगे वर्ण। ठीक है, तो चलिए अब हम वर्ण विचार, वर्ण पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है? तो वर्ण ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है। ध्वनि क्या है? हम जो बोलते हैं, मौखिक रूप, किसी भाषा का जो मौखिक रूप है वो ध्वनि हो गया, और उसी का जो लिखित रूप है वो क्या होगा? वर्ण होगा। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे ध्वनि। क्या लिखेंगे? और ध्वनि। इसी ध्वनि के लिखित रूप को, इसी ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। जैसे क हमने बोला, वो ध्वनि है, लिख दिया तो वो वर्ण हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी जाएगी तो आप ध्वनि बताएंगे, और लिखित इकाई अगर पूछी जाएगी तो आप वर्ण बताएंगे। देखिए, ठीक है, तो वर्ण क्या है? वर्ण व छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप है जिसके कि हम खंड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा, कमल, कमल। अब इसमें बताइए कि कितने वर्ण हैं? तो इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें हर क में, म में, ल में, ये व्यंजन है, इनमें क्या छुपा हुआ है? इसको हम तोड़ सकते हैं। का को भी हम क्या कर सकते हैं? खंडित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, क में आपका अ स्वर क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए का को हम सबसे छोटा वर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें आ स्वर क्या है? छिपा हुआ है। अगला देखिए, म में भी क्या है आपका? आ स्वर छिपा हुआ है। फिर ला में भी आपका क्या है? आ स्वर क्या है? छिपा हुआ है। तो इसमें इस तरह कुल मिला के कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर इसमें हो गए 6 वर्ण। अब इसका हम खंड नहीं कर सकते, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी सबसे छोटी इकाई जिसको कि हम और खंडित नहीं कर सकते। एक और उदाहरण देख लीजिए, गीत। ये गीत लिखा है। ठीक है, अब देखिए ग, इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है? बड़ी ई। फिर त में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ। तो ये बन गया आपका। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 वर्ण हो गए। अब ये वर्ण हो गया। ठीक है, अभी ये वर्ण नहीं था। ता को अगर हम अकेले ले लेंगे तो ये वर्ण नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, आ स्वर छिपा हुआ है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये स्वर किस तरह जुड़े होते हैं जब हम संधि पढ़ेंगे तो ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि हम और खंड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कमल आ जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि कितने वर्ण हैं, तो आप तभी जान पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि इसमें स्वर क्या है, छिपा हुआ है। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते, उनको उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्वनि किसे कहते हैं हम, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है, अगर मौखिक इकाई पूछा जाएगा सबसे छोटी तो आप ध्वनि लगा के आएंगे, और अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाएगा तो आप वर्ण लगा के आएंगे। तो भाषा, ये ध्वनि के ही लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्ण आपको समझ में आ गया, किस तरह हम जान सकते हैं कि किस शब्द में कितने वर्ण छिपे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वर्णमाला की ओर कि वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्णमाला। चलिए देखिए, वर्ण का स्वरूप कैसा होता है। वर्ण क्या है, लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसके कि खंड ना किए जा सके। लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसके कि खंड ना किए जा सके। जैसे अगर हमने का लिखा तो ये वर्ण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, आ स्वर छिपा हुआ है। अब ये वर्ण हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52। तो देखिए वर्णमाला के दो भेद पहले देखिए, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन्हें उच्चारण के लिए किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं इनको उच्चारित होने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11। स्वर कितने हैं आपके, 11। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर कितने हैं आपके, 11। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 क्या है आपके, स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अंग और आहा, ये आपके अयोगवा हैं। अयोगवा इसलिए कहते हैं इनको कि ये या ना तो स्वर के साथ जुड़ते हैं ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। लेकिन जो पंडित किशोरीदास वाजपेयी हैं, ये इनको क्या किसके अंतर्गत मानते हैं, स्वरों के अनंतर किसके अंतर्गत मानते हैं, ये स्वरों के अनंतर मानते हैं। कौन, किशोरीदास वाजपेयी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इन अयोगवा की संख्या है 2। इनका भी अलग नाम है, इसको कहते हैं हम अनुस्वार, इसको कहते अंग को कहते हैं अनुस्वार हो गया, आह क्या हो गया आपका विसर्ग। इनकी संख्या है 2। अयोगवा कितने हैं, 2। स्वर कितने हैं, 11। अब देखिए व्यंजन। अब व्यंजन में भी कई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। ये देखिए पूरे हमने लिखे हैं यहाँ, का से लेके हा तक। ठीक है, ये 33 हैं। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये अक्षा, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और ड़, अढ़ा क्या है, उच्छिक्त व्यंजन है। तो इस तरह इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो इनकी संख्या कितनी आ रही है, 52। देखिए स्वर देखिए आपके हो गए 11 आपके स्वर हो गए, अयोगवाह 2, उसके बाद देखिए व्यंजन 33, फिर आपके आए संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छिक्त व्यंजन आपके 2। आप इनको टोटल करेंगे
4 2 6 3 9 10 11 12 और 3 और 1 4 एक हाथ से 5। तो कुल वर्ण कितने आए आपके वर्णमाला में? 52। आप इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, कभी मत भूलेगा। स्वर 11 होते हैं, ये लिखिए हमने। अयोगवा 2 आपके अयोगवा हैं, तो 11 2 आपके, ये हम यहाँ जोड़ते जाएंगे इनको। ये आपके इसके लिए कि आप लोग भूले ना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने होते हैं। ये व्यंजन आपके 33 है, का से लेके हाथ तक हमने लिख दिया। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। उच्चिक्त व्यंजन है आपके 2। तो कुल मिलाकर आपकी हो गई ये 52। तो मुझे आशा है आज के बाद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। उसके बाद स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, उनके उच्चारण स्थान हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हुए। थैंक यू। गुड बाय।